हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम बलवंत भंडारी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी तनाव और उसके परिणामों का योगिक प्रबंधन। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ चेंज दैट कॉजेज फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस यानी तनाव को हमारी बॉडी के किसी भी टाइप के उन चेंजेस, उन बदलावों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी डिफाइन किया जा सकता है, जो हमारी फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी कि मानसिक स्ट्रेस का कारण बनते हैं। स्ट्रेस इज आवर बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अटेंशन और एक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी का ही एक रिस्पॉन्स होता है, जो हमें किसी भी पर्टिकुलर टास्क या वर्क को करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, हम पर दबाव डालता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्हें स्टडी करना पसंद नहीं होता है, वो एग्जाम के टाइम में जरूर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए वो जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस है ना वो उन्हें प्रेशराइज कर रहा है ताकि वो स्टडी करें, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। और वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता, जो फिर भी स्टडी नहीं करते, तो रिजल्ट के तौर पर फिर वो फेल होते ही है। तो इसलिए जो स्ट्रेस है ना वो हमें हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत होना तो बहुत जरूरी है। We all deal with stress at some point in our life. As a student, to achieve a good result, maybe it's in our job, a family illness, money troubles, etc. तो लाइफ के डिफरेंट फेजेस में हम स्ट्रेस से डील करते हैं। एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए हम सारे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर हम स्टडी करते हैं ताकि हमें अच्छे मार्क्स हमें स्कोर हो, ठीक है, हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हमारा फ्यूचर बेस्ट हो। तो यहाँ पर अच्छे मार्क्स का जो रिलेशन है वो एक बेटर फ्यूचर से नहीं हो सकता है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ हम किसी भी तरह की जो स्किल है उसको भी सीखने के लिए भी तो हमें सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में। तो सीरियस अगर हम होंगे तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एज अ स्टूडेंट अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रेस होता है और हमें स्ट्रेस लेना भी चाहिए थोड़ा बहुत। स्ट्रेस हमें हमारी जॉब में भी होता है, ठीक है। तो जॉब की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए भी स्ट्रेस होता है। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर हम काम कर रहे हैं या जिस भी जॉब को हम कर रहे हैं जिसमें हमें कोई टास्क दिया गया है उसको हमें टाइम पे करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर जॉब जा सकती है, इसलिए जॉब की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए भी स्ट्रेस होता है। फैमिली इलनेस यानी कि हमारी फैमिली में से अगर कोई भी मेंबर जिसकी तबीयत खराब हो जाती है तो ना सिर्फ हमें, इवन फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं ना उनको भी स्ट्रेस होता है, ठीक है। मनी ट्रबल्स यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर रेंट नहीं दे पा रहे हैं किसी भी तरह का तो उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस में हम किसी ना किसी तरह की जो स्ट्रेस है उसे हम डील करते ही हैं। दीज आर कॉमन ट्रिगर्स, but we must remember that stress is not just for external environments. It can be generated from within ourselves, from our fears, hopes, expectations, etc. तो अभी हमने समझा कि एज अ स्टूडेंट हमें अगर अच्छे मार्क्स अचीव करने तो थोड़ा बहुत हमें स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें स्ट्रेस हमें जॉब में भी होता है, फैमिली इलनेस, मनी ट्रबल्स, तो ये एक तरह से एक्सटर्नल वेज है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस हमें सिर्फ बाहरी तौर पे ही होता है। स्ट्रेस एक तरह से हमें अंदर से भी, हमें आंतरिक तौर पर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ से हमें डर है तो उस चीज़ से भी हमें स्ट्रेस होता है। होप्स, ठीक है, हमें किसी चीज़ से हमें उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है जो फुलफिल नहीं हो पाई, उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें बोली गई है, एक्सेट्रा। नॉट ऑल स्ट्रेस इज बैड. It can make you more aware of things around you and keep you more focused. In some cases, stress can give you strength and help you more done. ठीक है, तो हमारा हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता है, कुछ स्ट्रेस हमारी भलाई के लिए होते हैं और जिनका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं ओवर स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइट स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो स्ट्रेस जो हमारी भलाई के लिए होते हैं और जिनका होना भी चाहिए और वो अभी हुए और तुरंत ख़त्म भी होनी बहुत ज़रूरी है। वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, वो क्रॉनिक स्ट्रेस के तौर पर फिर कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस के तौर पर हम उसको दो कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना
तो हम अपने आसपास की चीज़ों से मोर अवेयर हो जाते हैं, हमारा फोकस इंक्रीज हो जाता है, एक तरह से हम सीरियस हो जाते हैं। और कई बार ये जो स्ट्रेस है एक तरह से गुड स्ट्रेस के तौर पर हमें ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने टास्क में पूरा फोकस कर सके, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ हम उसको परफॉर्म कर सके। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो यहाँ पर हम बात करेंगे गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस की। गुड स्ट्रेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटिवेट्स, गुड स्ट्रेस जो है ना वो हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें मोटिवेट करेगा, हमें क्या करेगा, प्रेरित करेगा। फोकसेस एनर्जी, तो गुड स्ट्रेस के थ्रू ही हम अपने आप को अपने एम, अपने लक्ष्य के प्रति हम फोकस बनाकर रख पाते हैं। जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान या जो भी हमारा एम है, जो भी हमारे गोल हैं लाइफ के जिसे हमें अचीव करना है, तो उनकी अचीवमेंट के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ये जो स्ट्रेस है ना, ये एक तरह से गुड स्ट्रेस के तौर पर हमें ये यहाँ पर बांध कर रखेगा। यहाँ पर गुड स्ट्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हम अपने फोकस को बना कर रख पाते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करके रखते हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो एक तरह से जो गुड स्ट्रेस है ना वो हमें यहाँ पर हेल्प करेगा ताकि हम अपने जो फोकस है उसको बना कर रख सके। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, तो जो गुड स्ट्रेस है ना वो हमारी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर हम अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये हमें कई बार बेटर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो औरों से लो है, औरों से हमारी कम है, डाउन है, ठीक है, और अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये हमें मोटिवेट करेगा ताकि हमारी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है ना वो बेटर हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी की बेटर परफॉर्मेंस से हमें जेलस नहीं करना है, उससे हमें मोटिवेट होना है, उससे हमें सीखना है कि हमारी क्या गलतियां हैं जिसे हमें नेक्स्ट टाइम हमें उसको दोहराना नहीं है। बैड स्ट्रेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइटी यानी कि चिंता सताना, आपको बेचैनी सी होगी, टेंशन तनाव रहेगा, डिप्रेशन अवसाद सैडनेस हम बोल सकते हैं, लो फील करेंगे। डिक्रीज परफॉर्मेंस, वही सेम चीज़ की अगर आप अपने स्ट्रेस को नेगेटिव वे में लेते हैं, आप अपने फेलियर को नेगेटिव वे में लेते हैं, परेशान होते हैं, तो ये आपको डीमोटिवेट करेगा, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है ना उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो मानसिक और शारीरिक जो व्याधियाँ हैं ना वो भी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एक तरह से अपीयर होती है अगर हम स्ट्रेस को अगर हम रॉन्ग वे में लेते हैं, हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो स्ट्रेस है ना वो एक तरह से आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, वो क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पुराने स्ट्रेस, वो दीर्घकालीन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेस आपके साथ कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, आज भी है, कल भी है, नेक्स्ट वीक भी है, मंथ भी है, ईयर्स तक चल रहा है, तो ऐसा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेस आपके ऊपर हावी है तो वो आपको डीमोटिवेट ही करेगा, तो एक तरह से वो एक तरह से बैड स्ट्रेस ही कहलाएगा। कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तनाव के जो कारण है वो हम समझ लेते हैं। देयर मे बी वेरियस रीजंस ऑफ स्ट्रेस, few of them are listed below. Number 1, financial problems. Money is a significant source of stress. Financial stress can take months or years to come out from, which may bring up blood pressure and cause headaches, upset stomach, chest pain, insomnia, and a general feeling of sickness. Money stress का एक significant source बोला गया है, महत्वपूर्ण मेन कारण बोला गया है, क्योंकि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है ना तो वो कई हफ्तों, कई महीनों, कई सालों तक वो बना रहता है, जिससे हमेशा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा। और अगर हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा जिससे क्या होगा, सिर दर्द होगा, बॉडी पेन होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा डिसबैलेंस होगा, चेस्ट पेन, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, और शरीर बीमार बीमार सा फील रहेगा। Financial stress has also been linked to a number of health problems including depression, anxiety, skin problems, diabetes and arthritis. फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से कई सारे और मेंटल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, ना सिर्फ मेंटल, इवन जो फिजिकल डिसऑर्डर्स है ना वो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स के तौर पे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और फिजिकल डिसऑर्डर के तौर पर स्किन की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़, आर्थराइटिस। ठीक है, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है ना तो हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस मोड में जाती है,
तो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस मोड में जाती है ना, तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी डिसबैलेंस होती है। जो हार्मोन्स है उसका जो सिक्रेशन है, जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कम हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में कई सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ही फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट, वर्क। Any amount of things can contribute to job stress, including too much work, job insecurity, dissatisfaction with a job or career, conflicts with a boss or co-workers, etc. तो एक्स्ट्रा वर्कलोड होने की वजह से भी स्ट्रेस होता है, यानी कि कोई पर्सन जिसका वर्किंग आवर्स 6 आवर्स का है और कंपनी उससे काम करा रही है 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स तक, तो जाहिर सी बात है वो परेशान होगा, उसे गुस्सा भी आएगा, उसे टेंशन भी होगी, उसे स्ट्रेस भी होगा, या वो अपनी जॉब में इनसिक्योर फील कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। डिससैटिस्फैक्शन विद अ जॉब और करियर, तो उसका मतलब ये है कि कोई पर्सन जिस भी जॉब को वो कर रहा है या जिस भी फील्ड में उसका करियर बन गया है उसमें वो एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट उसमें पहले से ही नहीं था। तो हम बोल सकते हैं कि कोई पर्सन जो इंजीनियर तो बन गया है लेकिन उसका पहले से इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं था, ठीक है, वो जाना चाहता था फोटोग्राफी में। तो ऐसा भी हो सकता है, और कई बार होता है कि लोग फिर अपनी प्रोफाइल को चेंज करते हैं बाद में। तो इसका मतलब यही है कि कोई जो भी जॉब वो कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में वो हैं उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद बॉस और कोवर्कर्स एक्सेट्रा, यानी कि आपका या कोई भी पर्सन का उसके बॉस के साथ या उसके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ उसका जो मनमुटाव होना, एक तरह से हम बोल सकते हैं झगड़ा होना, बहस होना, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस होता ही है। Whether worrying about a specific project or feeling unfairly treated can affect many aspects of life, including personal relationships and mental and physical health. तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट के लिए चिंतित रहना या उस प्रोजेक्ट में एक तरह से हम बोल सकते हैं अनफेयरली उसको महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये एक तरह से जो ये वर्क है ना, तो जो भी वर्क लोड होता है, जो वर्क प्रेशर होता है, जो ये वर्क स्ट्रेस है, ये एक तरह से हमारी जो लाइफ की जो डिफरेंट जो फेजेस है, जो एस्पेक्ट्स है, जो पहलुएं हैं, उस पर भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको भी प्रभावित करता है। तो जो ये वर्क स्ट्रेस है इसका जो प्रभाव है ना, ये हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं ना उसमें भी देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई पर्सन अपने जो भी उसका बिजनेस है या जो भी वो काम करता है जिसमें उसको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो वो स्ट्रेस उसको घर में भी होगा, क्योंकि उस चीज़ के बारे में वो अक्सर सोचेगा, 24 घंटे सोचेगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना, इसका जो प्रभाव है उसके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उसमें भी पड़ेगा, उसकी मानसिक और जो शारीरिक जो स्थिति है ना उस पर भी इसका प्रभाव बिल्कुल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पर्सनल रिलेशनशिप्स। देयर आर पीपल इन आवर लाइफ दैट कॉज स्ट्रेस। इट कुड बी अ फैमिली मेंबर, एन इंटीमेट पार्टनर, फ्रेंड और कोवर्कर। टॉक्सिक पीपल lurk in all parts of our life, and the stress we experience from these relationships can affect physical and mental health. तो हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे क्लोज हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस से कहीं ना किसी रूप में हम डील करते हैं, ठीक है, जिसमें बोला गया है फैमिली मेंबर, तो वो एक तरह से फैमिली मेंबर भी हो सकता है, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोई एक ऐसा मेंबर जिसकी आदतें, जिसका बिहेवियर, जिसकी हैबिट्स रफ है, रॉन्ग है, गलत है, अगर वो कोई भी गलत काम करेगा जिसकी वजह से ना सिर्फ हम, हमारी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं ना वो भी परेशान रहेंगे, तो स्ट्रेस में हम भी रहेंगे, स्ट्रेस में हमारी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं वो भी स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि ये एक तरह से क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि वो जो मेंबर है वो हमारे घर का मेंबर है, ठीक है, तो उससे हम, जाहिर सी बात है, सुबह शाम हम उसको फेस करेंगे, उसकी आदतों की वजह से हम काफ़ी टाइम तक हम स्ट्रेस में रह सकते हैं। इंटीमेट पार्टनर, यानी कि कोई हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उसमें अगर किसी तरह की परेशानी है, अगर उनकी आपस में बनती नहीं है, तो इसकी वजह से भी उनको स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना ये ऐसे नहीं कि आज है तो कल नहीं है, ठीक है, फैमिली का कोई मेंबर या कोई इंटीमेट पार्टनर या फ्रेंड है या कोई कोवर्कर,
तो फ्रेंड जो दोस्त हैं, कई बार हमारे जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनकी वजह से भी हम स्ट्रेस में होते हैं। अगर वो परेशान है, अगर वो स्ट्रेस में, तो हम भी स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। या उनकी ऐसी कुछ हरकतें जिनकी वजह से, जो हमें पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से भी हम स्ट्रेस में हो सकते हैं। या कोवर्कर, जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम रोज़ फेस करते हैं, जिनको हमें अक्सर रोज़ फेस करना ही पड़ता है, जिनकी वजह से भी हम स्ट्रेस से हम डील करते ही करते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो एक तरह से जो ये रिलेशनशिप्स है ना, ये हमारे साथ लंबे टाइम तक रहने वाले रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनके वजह से हम कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, तो जिसकी वजह से ये हमें फिजिकली और मेंटली हमें वीक करते हैं, हमें तोड़ते हैं, हमें कमज़ोर करते हैं। पेरेंटिंग, पेरेंट्स आर ऑफन faced with busy schedules that include a job, household duties, and raising children, which results in parenting stress. तो जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उन्हें डेली बिजी स्केड्यूल्स को फेस करना पड़ता है, जैसे जॉब तो करनी है, हाउस होल्ड ड्यूटीज़, तो घर के तमाम काम होते हैं, और रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश में। तो एक तरह से देखा जाए तो वो किसी न किसी स्ट्रेस से वो जूझते ही हैं। High levels of parenting stress can cause a parent to be harsh, negative, and authoritarian in their interaction with children. तो अगर किसी पेरेंट का स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उनका अपने बच्चों के साथ हार्शली बिहेवियर, नेगेटिव एंड अथॉरिटेरियन, दैट इज सत्तावादी, यानी ज़बरदस्ती उन पर थोपना, हुक्म चलाना, चाहे उन्हें बुरा लगे या ना लगे, इसकी परवाह ना करना। तो इससे क्या होगा, इससे पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप है ना, वो भी वीक होता है। पेरेंटिंग स्ट्रेस कैन ऑल्सो डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेरेंट may not have an open communication, so their child doesn't come to him for advice, or both may argue often. तो सेम वही चीज़ की पेरेंटिंग स्ट्रेस, यानी कि अगर पेरेंट्स का स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वो अपने बच्चों पर गुस्सा उतारेंगे, ठीक है, उनके साथ वो ठीक से बात नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप है ना, वो वीक होगा, वो कमज़ोर होगा। तो अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर वीक है तो इसका मतलब यही है कि जो दोनों के बीच में एक तरह से ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, फ्रेंडली नेचर नहीं है, ठीक है, वो ठीक से बात नहीं करते हैं आपस में, कभी भी बात करते हैं तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इससे कभी भी यही होगा कि किसी भी बच्चे को अगर एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो वो अपने पेरेंट्स के पास ना जाते हुए अपने फ्रेंड के पास जाएगा, ठीक है। और क्या पता उसे बाहर किस तरह से उसको गाइड किया जाए, क्योंकि जो पेरेंट होते हैं ना, वो हमेशा सही गाइड करते हैं। एक तरह से बच्चे जो होते हैं, एक तरह से वो ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं, उनको जिस तरह से समझाया जाए, जिस तरह से उनको गाइड किया जाए, उनका डेवलपमेंट उस तरह से होता चला जाता है, ठीक है। वही अगर उनको गलत संगति मिल जाए तो उनका डेवलपमेंट भी रुक जाता है या खराब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि उन्हें हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, जिससे जाहिर सी बात है उन्हें पता चल सकेगा कि हमारे बच्चों का जो मेंटल लेवल है ना, वो किस तरह का है, उनकी सोच क्या है, उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है, वो कुछ गलत तो नहीं सीख रहे हैं, तो उनकी जो गलतियां हैं उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है, उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें हर तरह से उन्हें एडुकेट किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो पेरेंटिंग स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर यही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उन्हें कई सारे बिजी स्केड्यूल से गुजरना पड़ता है रोज। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये एज अ स्टूडेंट एक बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी अपने पेरेंट्स को समझे, वो भी समझे कि वो आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो ये दोनों पक्ष को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ पेरेंटिंग स्ट्रेस में इंक्लूड लोअर इनकम, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, रिलेशनशिप टेंशंस एक्सेट्रा। तो अगर सैलरी कम है तो जिसकी वजह से ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही और उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, कई घंटों तक काम करना पड़ रहा है, या रिलेशनशिप टेंशंस हैं, तो ये एक तरह से स्ट्रेस होने के कई सारे कारण हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड लो एनर्जी। ज़्यादा स्ट्रेस में बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो एक तरह से डाउन हो जाती है, वो लो हो जाती है, कुछ भी काम करने का फिर मन नहीं करता है। हेडेक्स, सर दर्द होगा। अपसेट स्टमक इंक्लूडिंग डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया एक्सेट्रा।
तो स्ट्रेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो एक तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं अपसेट स्टमक, पेट की खराबी जैसे डायरिया, दस्त, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, नोजिया यानी कि जी मचलाना, हम बोल सकते हैं एक वॉमिटिंग जैसी फील होना, ठीक है, उबकाई आना हम बोल सकते हैं। पेन्स एंड टेंस मसल्स यानी कि जो हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें पेन रहेगा, उसमें टेंस मसल्स यानी कि उसमें तनाव रहेगा। चेस्ट पेन एंड रैपिड हार्ट बीट, चेस्ट पेन होना या हार्ट बीट फास्ट होना, फ्लक्चुएट होना, ठीक है। इंसोम्निया, नींद ना आना, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स एंड इन्फेक्शंस। तो स्ट्रेस में ना हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी एक तरह से वीक हो जाती है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस हमेशा रहता है ना तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलता है कि वो वीक पड़ जाती है। जिससे क्या होगा, हमें जो नॉर्मली जो कफ एंड कोल्ड है, जो भी नॉर्मली जो इन्फेक्शंस हैं उसकी हम जल्दी चपेट में आ जाते हैं। नर्वसनेस एंड शेकिंग, तो एक तरह से घबराहट होना, बॉडी में कंपन होना। कोल्ड और स्वेटी हैंड्स एंड फीट, तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाना या उसमें लगातार पसीना आना, तो ये भी एक तरह से सिम्टम्स है, साइन है स्ट्रेस के। ड्राई माउथ एंड अ हार्ड टाइम स्वेलिंग, तो मुंह का सूख जाना या किसी भी चीज़ को अगर हम खा रहे हैं या पी रहे हैं उसको निगलने में हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है। यहाँ तक कि जो हमारा जो थूक है ना, जो हमारा सलाइवा है, उसको स्वेल करने में भी कठिनाई होती है। स्ट्रेस कैन लीड टू इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम्स लाइक एंजाइटी, चिंता होती है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन और फोकस, यानी कि हमारा जो मोटिवेशन है ना वो कम हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं या किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं। एंगर, हमेशा गुस्सा रहता है। डिप्रेशन, अवसाद यानी कि मायूस रहते हैं हम। सैडनेस, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, एक्सेट्रा। ऑफन पीपल विथ क्रॉनिक स्ट्रेस ट्राई टू मैनेज इट विथ अनहेल्दी बिहेवियर्स इंक्लूडिंग, यानी कि अक्सर जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, यानी कि जो पुराना स्ट्रेस है जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ बना है, चला आ रहा है, कंटिन्यू है, उसको कम करने के लिए या उससे दूर रहने के लिए कई बार जो लोग हैं वो अनहेल्दी तरीकों को अपना लेते हैं, जिससे उनका बिहेवियर भी अनहेल्दी टर्म में रिफ्लेक्ट करता है या शो करता है, जैसे कि ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग। तो स्ट्रेस में या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या तो बहुत ही कम खाते हैं या तो कुछ भी नहीं खाते हैं। एंगर आउटबर्स्ट, गुस्सा फूटना, स्ट्रेस की वजह से किसी और पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देना। हैबिचुअल ऑफ ड्रग, टोबैको, अल्कोहल एक्सेट्रा, तो इस तरह की जो गलत आदतें हैं ना उनको अपना लेते हैं। सोशल विड्रॉल यानी कि समाज से भी दूरी कर लेते हैं, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो होने लगती है जब पर्सन एक तरह से स्ट्रेस में रहता है, कंटिन्यू स्ट्रेस में रहता है। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, तो तनाव का प्रभाव हमारे शरीर में क्या पड़ता है, अब हम ये चीज़ को समझ लेते हैं। नंबर 1, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। स्ट्रेस हार्मोन्स अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेस ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर इन एन एफर्ट टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट oxygen rich blood to our body. If one already has a breathing problems like asthma, stress can make it even to breathe. तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भला? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस मोड में होते हैं, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक, हमारी बॉडी के सिस्टम्स तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारी जो श्वास प्रश्वास है यानी कि जो हमारे ब्रीदिंग है वो इरेगुलर हो जाती है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, वो फ्लक्चुएट करती है, हम एक तरह से हाफने लगते हैं। और अगर किसी को ऑलरेडी एस्थमा जैसी ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होगी तो उसको ब्रीथ करना ऐसी कंडीशन में और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अंडर स्ट्रेस द हार्ट पंप्स फास्टर. Stress hormones can cause the blood vessels to constrict and divert more oxygen to our muscles so that one has more strength to take action, but this also raises
द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो स्ट्रेस के दौरान हमारी हार्ट पंपिंग फास्ट हो जाती है, हमारे दिल का धड़कना तेज हो जाता है। तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, संकुचित कर सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा हमारी जो मसल सेल्स है ना उसकी तरफ, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिले। बट इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। तो आपने कई बार ऐसा नोटिस भी किया होगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं या आप किसी भी चीज़ में आपको जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्विकली जब आप स्ट्रेस मोड पे आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, आप हांफने लगते हैं, या आपके जो ब्रीदिंग है वो एक तरह से फ्लक्चुएट हो जाती है। ठीक है, उससे आपको एक तरह से स्ट्रेंथ तो मिलती है, बट इफेक्ट हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना उस पर भी तो पड़ता है। हमारी हार्ट पंपिंग फास्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारा हार्ट सिस्टम है ना उसकी तरफ भी इसका एक तरह से सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कभी कभी स्ट्रेस तो ठीक है, बट अगर हमेशा स्ट्रेस रहता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट सिस्टम है ना उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको भी इससे जूझना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट, फ्रीक्वेंट और क्रॉनिक स्ट्रेस विल मेक द हार्ट वर्क too hard for too long. When the blood pressure rise, so does the risk of having a stroke or heart attack. तो ये सेम वही चीज़ कि अगर हमें क्रॉनिक स्ट्रेस है, बहुत लंबे टाइम तक कोई स्ट्रेस हमारे साथ बना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है, तो हमारा जो हार्ट है वो भी इससे जूझ रहा है। जब तक स्ट्रेस है, जब से स्ट्रेस है तब से हमारा जो हार्ट है ना वो भी उसके साथ काम कर रहा था, वो भी उसके साथ जूझ रहा था, उस पर भी एक तरह से प्रभाव पड़ रहा था, तो वो भी कमज़ोर होगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसके ऊपर दोबारा प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और फिर स्ट्रोक लगना या सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसको कार्डियक अरेस्ट या नॉर्मली हार्ट अटैक के तौर पर माना जाता है, बोला जाता है। ठीक है, उसके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। Okay, next, digestive system. Under stress, the liver supplies extra blood sugar, that is glucose, to give the body a boost of energy. तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि स्ट्रेस में जो लिवर है वो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर, दैट इज ग्लूकोज, को प्रोवाइड कराता है बॉडी को, ताकि उसका यूज किया जा सके एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रेस में ना हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। If under chronic stress, the body may not be able to keep up with this extra glucose, chronic stress may increase the risk of developing type 2 diabetes, rapid breathing, and increased heart rate can also upset the digestive system. तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि chronic stress में ना क्या होता है कि जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जमा करके नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें ना एक काम करता हूँ, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। जब आप फूड को इंटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज का हम यूज़ करते हैं, बॉडी उसको यूज़ करती है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने जब भी कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी में थोड़ी देर में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, लेकिन एनर्जी हमें 24 घंटे चाहिए होती है। हम अगर सो रहे हैं ना उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से हम देखा जाए तो हमें 24 घंटे एनर्जी की ज़रूरत है। तो लिवर जो है ना, जो ऑर्गन है लिवर, ये क्या करता है, लिवर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें इसका एक और फंक्शन ये भी है कि ये क्या करता है, ग्लूकोज को ये स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। जब जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सप्लाई करता है। तो अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो लिवर है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो सप्लाई करेगा बॉडी को, ताकि उसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, बट अगर स्ट्रेस हमेशा है तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा हमेशा रहेगी, वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि क्या होता है, जैसी जो ग्लूकोज है आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है तो आपका एक तरह से जो ये पैनक्रियास जो ग्लैंड है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो उसको लेकर जाता है, ट्रांसफ़र करता है उसको मसल सेल्स की तरफ। ठीक है, तब उसका यूटिलाइज किया जाता है।
तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि क्रॉनिक स्ट्रेस में बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को संभाल कर नहीं रख पाती है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर स्ट्रेस की वजह से हमेशा ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो हो सकती है। रैपिड ब्रीदिंग फास्ट चलना, इरेगुलर होना, ठीक है, फ्लक्चुएट करना, इंक्रीज हार्ट रेट की वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो भी, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितने भी सिस्टम्स है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एक सिस्टम अगर खराब होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे सिस्टम पर भी पड़ता है। मस्कुलर सिस्टम, द मसल्स टेंड्स अप टू प्रोटेक्ट themselves from injury when we are stressed. They tend to release again once we relax. But if we are constantly under stress, the muscles may not get the chance to relax. Tight muscles causes headaches, back and shoulder pain and body aches. तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो हमारी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेस मोड में आ जाती है, वो भी टाइट हो जाती हैं, वो भी अवेयर हो जाती है ताकि किसी भी तरह की जो इंजरीज है ना उससे बचाव किया जा सके। और जैसे ही हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो भी रिलैक्स मोड में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि अगर हम हमेशा ही स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी जो मसल्स है उन्हें रिलैक्स होने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे वो हमेशा टाइट रहेंगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, स्टिफनेस बढ़ेगी, शोल्डर पेन, बैक पेन, बॉडी पेन, ठीक है, ये कॉमन जो सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। फिर फोर्थ, इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम which can be a benefit for immediate situations. This stimulation can help to avoid infections and heal wounds, but over time stress hormones will weaken the immune system and reduce the body's response to heal up. तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जब कोई भी इंजरी होती है या किसी भी तरह की एक्सीडेंट होता है तो स्ट्रेस की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट मोड में आ जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है ताकि जो इन्फेक्शंस है ना, जो अनचाही इन्फेक्शंस है उससे बचाव किया जा सके और हमारे जो घाव है, जो हमारे जो वुंड्स है वो टाइम पर वो जल्द से जल्द वो हील अप हो सके। बट अगर हम हमेशा ही स्ट्रेस में रहेंगे तो ये जो स्टिमुलेशन है ये हमेशा रहेगा, तो ये वीक भी होगा, तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को वो वीक कर देगा और हमारी बॉडी के जो घाव भरने की जो क्षमता है, जो रिस्पॉन्स है ना, वो भी एक तरह से कमजोर होती चली जाती है। People under chronic stress are more susceptible to viral illnesses like the flu and the common cold as well as other infections. Stress can also increase the time it takes for you to recover from all illness or injury. Chronic stress यानी कि वो लोग जो हमेशा ही स्ट्रेस में रहते हैं वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि नॉर्मल जो सर्दी जुकाम है, जो कॉमन कफ एंड कोल्ड है या कोई किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है, जो फ्लू है, जो वायरस है, उन्हें जल्दी अटैक कर लेता है और उससे रिकवर होने में भी फिर उन्हें टाइम लगता है। हाउ योगा कैन मैनेज स्ट्रेस। योगा ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड एंड अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ हेल्थ। तो हम बोल सकते हैं कि योग के माध्यम से हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस स्टेट को अचीव करते हैं जिसमें हम खुश रहने का अनुभव करते हैं, शांत मन का अनुभव करते हैं और स्वास्थ्य की सकारात्मक स्थिति का अनुभव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ हेल्थ यहाँ पर बोला गया है। The yogic asanas stretch and tone every muscles of the body, joints, spine, the entire skeletal muscles, organs as well as nerves. It keeping the entire system in radiant health. तो योगिक आसनास हमारी बॉडी की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, जो संस्थान हैं, उनकी उज्जवल स्वास्थ्य के लिए योगिक आसनास अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। By releasing physical and mental tension, a person liberates a vast amount of negative energy. तो जब हम आसनास की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम फिजिकली और मेंटली हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है
ओवरऑल हम अपनी नेगेटिविटी से हम फ्री हो जाते हैं। The yogic breathing practice known as pranayamas revitalize the body and help to control the mind, leaving the person calm and refreshed. Relaxation helps control anxiety, hypertension and other discomforts of the mind and body. तो अपनी ब्रीदिंग के लिए, अपनी ब्रीदिंग करेक्शन के लिए हम प्राणायाम करते हैं, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से वास्तव में हम इस तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे शरीर और हमारे मन पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने भीतर कुछ नयापन सा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। हम एक तरह से बोला गया इसमें रिवाइटलाइज हो जाते हैं और हमारी यही रिलैक्स्ड कंडीशन हमारे जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे इसमें बोला गया है एंजाइटी, हाइपरटेंशन और जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं हमारे माइंड के, वो भी एक तरह से रिलैक्स होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। नंबर 1, ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। ओम की जो पॉजिटिव वेव्स है ना, वो हमारी बॉडी और माइंड को काम करती है, शांत रखती है, रिलैक्स करती है। ओम की जो पॉजिटिव वेव्स है ना, वो हमें फिजिकली और मेंटली हमें हील अप भी करती है। और प्रेयर के थ्रू हम स्पिरिचुअली अपने आप को अपने ईश्वर के साथ एक होने का अनुभव करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम अकेलापन फील नहीं करते हैं। हम अध्यात्म तौर पे अपने आप को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है ना, जो अकेलापन है ना, जो लोनलीनेस है, वो भी एक तरह से स्ट्रेस का कारण है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखें, जिसके लिए ओम चैंटिंग और प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट शोधन क्रियास, जिसे षट क्रियास भी कहते हैं, जिसमें कपालभाति, जलनीति, सूत्रनीति, तो इनको करने से हम काफ़ी रिलैक्स फील भी करते हैं। थर्ड, सूर्य नमस्कार, तो ये हमें फिजिकली और मेंटली हमें स्ट्रांग करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है इसमें। फोर्थ, योगिक आसनास, तो स्ट्रेस में ना ऑलमोस्ट हर तरह के आसनास हमें कराने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ध्यानात्मक आसन ही कराए। ठीक है, तो ध्यानात्मक आसनास यानी कि मेडिटेटिव पोजेस के अलावा ऐसे आसनास भी कराने चाहिए जिन्हें स्ट्रेस है, जिसमें वो थोड़ा एंजॉयमेंट फील भी करे। ठीक है, तो कई सारे इसमें आसनास हैं, जैसे ताड़ासना, अर्धचक्रासना, अर्ध ऊष्ट्रासन, शशांक आसन, उत्तान मंडूक आसन, वक्रासन, गौमुख आसन, मकर आसन, भुजंगासना, उत्तान पदासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंध आसन, शवासना एक्सेट्रा। ठीक है, ये कई सारे आसनास हम इसमें करा सकते हैं। प्राणायामा, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ऊंचाई एक्सेट्रा। नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ऊंचाई एक तरह से ये यूनिवर्सल के तौर पर हम मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार स्ट्रेस में कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई लोगों का कम हो जाता है। तो जिनका बढ़ जाता है और जिनका कम हो जाता है, दोनों के लिए, दोनों तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ऊंचाई प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। बट कंडीशन यही है कि उनको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है या हार्ट पेशेंट है, तो इस तरह के लोगों को होल्डिंग नहीं कराना है। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम में पूरक, रेचक, कुंभक के बारे में बोला गया है। पूरक यानी कि इनहेलेशन, कुंभक यानी कि होल्डिंग करना, ब्रेथ को रोक लेना एक तरह से, और रेचक का दैट इज एक्सलेशन। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे लोगों को जो होल्डिंग है उसको अवॉइड करवानी है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए कुछ कूलिंग प्राणायाम भी है, जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति क्रिया भी इंपॉर्टेंट है उसमें। तो यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ऊंचाई प्राणायाम, ये ठीक है। ये एक तरह से कई लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो कौन सा प्राणायाम करना है, ब्लड प्रेशर लो है तो कौन सा प्राणायाम करना है। तो उस केसेस में नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ऊंचाई प्राणायाम ये बेनिफिशियल है, और ये एक तरह से हमें शांत भी करते हैं, हमें रिलैक्स भी करते हैं। 6, ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। तो ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है स्ट्रेस में। ठीक है, तो ध्यान के लिए आप एक्सटर्नल
वे और इंटरनल वे के तौर पर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी कि ये एक तरह से एक सिंपल वे है, एक सिंपल तरीका है ध्यान करने का। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पॉजिटिव फील कराती है, या यानी कि कोई भी ऐसी स्टैचू, कोई मूर्ति या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको काफ़ी पॉजिटिव फील कराता है, जिसको देखकर आप पॉजिटिव फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की तरफ मेडिटेशन करना, ठीक है, वो एक तरह से एक्सटर्नल वे है। या अपने पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है, अपनी नाभि को देखकर अपने आगे चक्र को महसूस करते हुए आइज़ को बंद करने के बाद आप उसकी तरफ देखना, धारणा देना, फिर ठीक है, फिर ध्यान करना। तो ये भी एक तरीका होता है मेडिटेशन करने का। तो मेडिटेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो जो मेडिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस में। नेक्स्ट शांति पाठ। तो शांति पाठ जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम शांति पाठ को चैंट करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उससे ना सिर्फ हम, इवन हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो भी शांत होता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, हर चीज़ में ना ऊर्जा व्याप्त है। अगर आप दो पत्थरों को टकराओगे ना तो उसमें भी चिंगारी निकलेगी। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है, अगर हम चल रहे हैं, हमारी अगर चेतना है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ऊर्जा है। ये एक तरह से ऊर्जा ही तो है, जो हम सोल है, एक तरह से ये ऊर्जा ही तो है। ठीक है, तो हर चीज़ में ऊर्जा व्याप्त है। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, हर चीज़ में ऊर्जा व्याप्त है। तो उसी ऊर्जा को शांत करने के लिए जो शांति पाठ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा एंड डाइट। तो हमें किस तरह की डाइट को हमें लेना चाहिए? शुड हैव योगिक डाइट, popularly known as Sattvic diet, is the most preferred diet. Sattvic diet contains more of fresh fruits, vegetables and grains in its natural form, etc. तो सात्विक डाइट को ही योगिक डाइट बोला गया है। यानी कि वो फूड जो फ्रेश है, प्योर है, ठीक है, फूड है, आपका फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनको फ्रेश फॉर्म में ही खाना, वो सात्विक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ अभी बनाया है, उसको कुछ आवर्स के अंदर इसको कंज्यूम कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने अभी सुबह कुछ बनाया और आप उसको रात को खा रहे हैं, या आप उसको अगले दिन भी खा रहे हैं, तो फिर वो तामसिक में आ जाता है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं, अगर आप वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, अगर आप अनाज भी ले रहे हैं, ठीक है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, इसका मतलब खाने का मतलब यहाँ पर वेजिटेरियन डाइट से है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन डाइट से नहीं है। और वेजिटेरियन डाइट में भी क्या क्या चीज़ें हैं, उसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने उसका अलग से एक लेक्चर बनाया है आहार के ऊपर। ठीक है, आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नॉट टू हैव राजसिक फूड्स लाइक फ्राइड फूड आइटम्स, स्पाइसी फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड एक्सेट्रा शुड बी लिमिटेड। तामसिक फूड्स लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स लाइक एल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सेट्रा मस्ट बी अवॉइडेड। तो राजसिक और तामसिक जो फूड है ना, उसको बोला गया है कि इसको हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से योगिक डाइट नहीं है। राजसिक और तामसिक डाइट ये योगिक डाइट नहीं है। योगिक डाइट सिर्फ और सिर्फ सात्विक डाइट को माना गया है। ओके, उसके बाद मेंटल हेल्थ को हम समझते हैं। मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है 2 मार्क्स में। तो मेंटल हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो आप अपनी नहीं लिखेंगे, WHO की जो डेफिनेशन है वो यही है। तो आपको एग्जैक्टली यही डेफिनेशन को आपको याद करना है और आपको इसी डेफिनेशन को समझना है। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. तो मेंटल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्दी रहने की वो अवस्था है, वो स्टेट है जिसमें आपको अपना पोटेंशियल पता होता है, अपनी क्षमता पता होती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन यानी कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उससे अपने आप को ईजिली कोप अप कर पाते हैं, बाहर निकाल पाते हैं। आप अपने काम को या अपने टास्क को आप प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली कर पाएंगे, और आप ना सिर्फ अपने के लिए, इवन अपनी सोसाइटी के लिए भी आप प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की, जिसे आपको याद करना है। तो इतना ही था हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट, नमस्ते।